Hello student. Hello student. Myself Mr. Lakhan Bone, Assistant Professor, Bhilai Maitri College. Today I am here to teach you the topic communication technology in details, concept, nature, process, principle, components, type, barrier, etc. So listen carefully and watch video carefully. तो आइए आज हम संप्रेषण तकनीकी के बारे में अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम इसकी रूपरेखा देखते हैं। रूपरेखा में आपका प्रस्तावना, संप्रेषण का अर्थ एवं परिभाषाएं, संप्रेषण की प्रक्रिया, संप्रेषण प्रक्रिया के घटक, संप्रेषण की रीतियाँ, मूड, संप्रेषण की प्रकृति एवं विशेषताएं, संप्रेषण के प्रकार, संप्रेषण के सिद्धांत, संप्रेषण को प्रभावित करने वाले कारक, संप्रेषण में आने वाली प्रमुख बाधाएं, संप्रेषण में बाधाओं पर विजय एवं सुझाव, या संप्रेषण में शिक्षक की भूमिका क्या है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले प्रस्तावना। आप सभी जानते हैं कि संप्रेषण मतलब संप्रेषण का अर्थ एवं परिभाषा। इसमें संप्रेषण को अंग्रेजी में कम्युनिकेशन कहते हैं, जो लैटिन भाषा के कम्युनिस शब्द से बना है और जिसका अर्थ है परस्पर आदान प्रदान करना या अपने विचारों का परस्पर आदान प्रदान करना, जिसको हम कॉमन, सामान्य, मैत्री भाव इत्यादि भी कहते हैं। जैसे एक परिभाषा से स्पष्ट होता है, एडगर डेल ने लिखा है, आप देखिए आपके सामने दिख रहा है, संप्रेषण विचार विनिमय के मूड में विचार तथा भावनाओं को परस्पर जानने तथा समझने की प्रक्रिया है। उसी प्रकार चार्ल्स ई रेडफील्ड के अनुसार भी लिखा गया है। अकॉर्डिंग टू चार्ल्स ई रेडफील्ड के अनुसार संप्रेषण से तात्पर्य उस व्यापक क्षेत्र से है जिसके माध्यम से मानव तथ्यों एवं विचारों का आदान प्रदान करते हैं। कम्युनिकेशन इज द ब्रॉड फील्ड ऑफ ह्यूमन इंटरचेंज ऑफ फैक्ट एंड ओपिनियंस। आज हम देखेंगे संप्रेषण की प्रक्रिया। इसके बाद हम देखते हैं संप्रेषण की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। ये जैसे आपके यहाँ पे दिख रहा है, संप्रेषण की प्रक्रिया दिख रही है। ये जो मॉडल है, ये एसपी कुलश्रेष्ठ द्वारा बनाया गया मॉडल है। आप देखेंगे इसमें एक संदेश वाहक है, जिसको हम शिक्षक, एक कक्ष में हम जिसको हम शिक्षक बोल सकते हैं या प्रेषक बोल सकते हैं, जिसको हम सेंडर बोलेंगे। यह 4 प्रकार के निर्माण करता है, कक्ष में हो या आपके मार्केट से लेकर के हो। जैसे संदेश, विषय वस्तु, तो शिक्षक इसमें क्या है, विषय वस्तु का निर्माण करता है। मैटर ऑफ एंड मैसेज निर्माण करता है, मतलब उसको फॉर्मुलेट करता है, फिर उसके बाद में उसको वह लिखता है और लिख करके फिर उसको एक निश्चित चैनल के माध्यम से उसको प्रसारित करता है। और उसका माध्यम कुछ भी हो सकता है, एक तो इंग्लिश भी हो सकता है, हिंदी भी हो सकता है, जिस माध्यम से वह पढ़ा रहा है वह उसका माध्यम हो सकता है। और इसके माध्यम से वह संदेश प्राप्त करता है, अर्थात छात्र। यहाँ पे अगर कक्षी बात करते हैं तो यहाँ पे छात्र आएंगे, और अगर हम लेटर की बात करेंगे तो यहाँ पे अगर पोस्ट लेटर की बात करेंगे तो यहाँ पे आपका पोस्टमैन आ सकता है। तो इस प्रकार छात्र शिक्षक के द्वारा संदेश भेजे हुए इसको छात्र उसको रिसीव करते हैं। वह लिखित भी हो सकता है और मौखिक भी हो सकता है। इस प्रकार छात्र उसको रिसीव करता है और रिसीव करके फिर उसको क्या करता है, वह उसको पढ़ता है, डिकोड्स करता है, व्याख्या करता है, उसकी इंटरप्रेट करता है और प्रसारित करता है। इंटरप्रेट करने के बाद में उसको ट्रांसमिट करता है। ट्रांसमिट करेगा वह भी फिर वो अपने संदेश को एक निश्चित माध्यम से, एक मीडियम से वह उसको प्रसारित करता है, और इस प्रकार वह आगे जा करके सेंडर या वाहक इसके पास चला जाता है। तो ये जो एसपी कुलश्रेष्ठ संप्रेषण का मॉडल है, इसको हम विस्तार से इसका हम पूरा इधर आगे चर्चा करते हैं। उसी प्रकार आप देखेंगे द कम्युनिकेशन प्रोसेस, इसमें भी सेम वही बताया गया है। सोर्सेज है, आप देखेंगे यहाँ पे सोर्सेज दिखा रहा है। सोर्सेज के बाद में आपका इनकोडिंग है, चैनल्स है, डिकोडिंग है, और उसके बाद में आपका रिसीवर है। रिसीवर उसको रिसीव करता है और फीडबैक देता है। फीडबैक दे करके फिर वो सोर्सेस में चला जाता है, और इस प्रकार यह है इसका एक चैनल कंटिन्यू चलता रहता है। इसके बाद हम देखेंगे संप्रेषण प्रक्रिया के घटक। संप्रेषण प्रक्रिया के कौन कौन से घटक है, इसको हम देखेंगे। जो अभी मैंने आपको जो बताया था मॉडल एसपी कुलश्रेष्ठ का, उसी का घटक इसका हम अध्ययन करेंगे। संप्रेषण स्रोत, सबसे पहले हम देखते हैं संप्रेषण स्रोत। संप्रेषण स्रोत क्या है, यहाँ पे संप्रेषण स्रोत देखिए। संप्रेषण स्रोत मतलब ये क्या है आपका, संप्रेषण स्रोत उसको बोलते हैं जिसमें जिस व्यक्ति से विचारों के आदान प्रदान की शुरुआत की जाती है, अर्थात जो व्यक्ति अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाता है, उसको हम संप्रेषण स्रोत कहते हैं। दूसरा है आपका संप्रेषण सामग्री, मतलब कम्युनिकेशन मटेरियल।
संप्रेषण सामग्री का तात्पर्य यहाँ पे वह विचार व संदेश जिसे प्रेषित किया जाता है उसको हम संप्रेषण सामग्री कहते हैं। मतलब वह विचार या संदेश जिसको प्रेषित किया जाता है उसको हम संप्रेषण सामग्री कहते हैं। जैसे यहाँ पे कक्ष में हम बोलेंगे तो शिक्षक द्वारा मौखिक रूप से व्याख्यान देना संप्रेषण सामग्री कहलाएगा। उसके साथ साथ टीचिंग मटेरियल्स ये भी उसके संप्रेषण सामग्री में आ जाएगा। तो इत्यादि उसके सिद्धांत प्रिंसिपल ये भी सब संप्रेषण सामग्री के अंदर आ जाएंगे। उसी प्रकार संकेतन या कूट रचना, संकेतन कूट रचना जिसको हम इनकोडिंग कहते हैं। इनकोडिंग संकेतीकरण की भी एक प्रक्रिया है जिसमें किसी विचार या भावना की अभिव्यक्ति के लिए संकेतों का प्रयोग किया जाता है। यह संकेत इनकोड या कूट रचना कहलाते हैं। जब हम शाब्दिक या अशाब्दिक संप्रेषण करते हैं तब वह शब्द या हाव भाव भी इनकोड या कूट रचना कहलाता है। कूट रचना संदेश का स्रोत या प्रेषक प्रस्तुत करता है। इस कूट रचना को कौन करता है? संदेश स्रोत, अर्थात अगर हम कक्षा की बात करें तो यहाँ पे टीचर्स कूट रचना की निर्माण करता है। इसके बाद हम देखेंगे संप्रेषण माध्यम, कम्युनिकेशन मीडियम या चैनल जिसको हम बोलते हैं। इसके पहले जो मैं आपको डायग्राम में बताया था। संप्रेषण माध्यम का मतलब क्या बताया गया यहाँ पे? संप्रेषण माध्यम का मतलब जिनकी सहायता से संदेश प्रेषक से प्राप्तकर्ता तक पहुंचता है। संप्रेषण माध्यम का मतलब जिनकी सहायता से संदेश प्रेषक से प्राप्तकर्ता तक पहुंचता है उसे हम संप्रेषण माध्यम कहते हैं। जैसे यहाँ पे शाब्दिक संप्रेषण के अंतर्गत आपका मौखिक, लिखित इत्यादि भी आ सकता है। संप्रेषण माध्यम में जैसे संदेश देने वाला और संदेश ग्रहण करने वाला दोनों उस भाषा को जानना उसका आवश्यक होता है। जैसे पत्र व्यवहार, टेलीफोन, प्रत्यक्ष वार्तालाप इत्यादि। तो यहाँ पे कक्षा में शिक्षक और छात्रों के बीच में प्रत्यक्ष वार्तालाप होती है। इसके बाद में संदेश प्राप्तकर्ता मतलब मैसेज रिसीवर। संदेश प्राप्तकर्ता का मतलब होता है कि श्रोता द्वारा प्रेषित संदेश को ग्रहण करने वाला संदेश प्राप्तकर्ता कहलाता है। इसका भी उतना ही महत्व है जितना संप्रेषण स्रोत का मतलब सेंडर का। तो इस प्रकार संदेश प्राप्तकर्ता शिक्षक द्वारा जो भेजा गया संदेश है वह टीचर उसको रिसीव करता है। वह मौखिक भी हो सकता है और शाब्दिक भी हो सकता है। तो इस प्रकार कक्षा प्रक्रिया में चलती रहती है। उसके बाद में हम देखते हैं विसंकेतन, डिकोडिंग। डिकोडिंग क्या होता है? डिकोडिंग में क्या होता है? डिकोडिंग एक ऐसा माध्यम है जिसमें संदेश भेजने वाला और संदेश ग्रहण करने वाला, अगर संदेश भेजने वाला संदेश ग्रहण करने वाले को जिस भाषा में भेज रहा है उसी भाषा में उसको उसकी जानकारी होना चाहिए। अगर शिक्षक छत्तीसगढ़ी में अगर पढ़ा रहा है तो छात्र को भी छत्तीसगढ़ी का नॉलेज होना चाहिए, या फिर छात्र अगर छत्तीसगढ़ी का नॉलेज रखते हैं तो शिक्षक भी छत्तीसगढ़ी भाषा में ही उसको डिकोडिंग करना चाहिए, तभी जाकर के वह उसको डिकोडिंग कर सकता है। तो इस प्रकार विसंकेतन होता है। इसके बाद में पृष्ठपोषण। पृष्ठपोषण में क्या होगा? संदेश देने वाला और संदेश ग्रहण करने वाला दोनों के बीच में पृष्ठपोषण होना अनिवार्य होता है। अगर शिक्षक ने संदेश भेजा है तो छात्र उसको रिसीव करते हैं और उसको रिसीव करके अपनी भाषा में वह उसको लिख करके फीडबैक देता है शिक्षक को। इस प्रकार कक्षा संप्रेषण में शिक्षक और छात्रों के बीच में फीडबैक होना अनिवार्य होता है। बिना फीडबैक का कोई भी कम्युनिकेशन सही नहीं होता। वातावरण, इन्वायरमेंट। वातावरण भी एक महत्वपूर्ण इसकी भूमिका है। प्रत्येक प्रकार का संप्रेषण किसी न किसी वातावरण में ही संभव है। यहाँ वातावरण से तात्पर्य परिवेश से है। ये संप्रेषण का बाहरी वातावरण भी हो सकता है। इसके अलावा वातावरण स्वतंत्र एवं दमनकारी दोनों भी हो सकते हैं। अर्थात वातावरण एक तो परिवेश के अंदर भी होता है और परिवेश के बाहर भी होता है। अगर हम कक्षा की बात करते हैं तो यहाँ पे शिक्षक और छात्र के बीच में इन्वायरमेंट हेल्थी होना चाहिए, तभी जाकर के कम्युनिकेशन सफल होगा, अदरवाइज नहीं। उसी प्रकार बाहरी वातावरण का मतलब ये बताया गया कि अगर कक्षा में शिक्षक पढ़ा रहा है तो बाहर का वातावरण शोरगुल से दूर होना चाहिए, तभी जाकर के शिक्षक अपनी संप्रेषण को अच्छे से छात्रों तक के प्रेषित कर पाएगा। तो ये हुआ संप्रेषण प्रक्रिया के प्रमुख घटक, और इन संप्रेषण प्रक्रिया के घटक में इन सभी घटकों का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके बिना संप्रेषण हो ही नहीं सकता। ये देखिए, उसके बाद में यहाँ पे दिया हुआ है कम्युनिकेशन प्रोसेस, मार्केटिंग कम्युनिकेशन प्रोसेस के बारे में दिया है। यहाँ पे भी सेम आप देखेंगे वही प्रोसीजर है। आपका नॉइस है, बीच में सेंटर में दिया है, सेंडर दिया है, इनकोडिंग दिया है, मैसेज एक मीडिया
हो सकता है, उसको फिर डिकोडिंग किया जाता है, डिकोडिंग के बाद में उसको रिसीवर किया जाता है, रिसीव होती है, रिसीव के बाद में फिर रिस्पॉन्स होता है, रिस्पॉन्स के बाद में फीडबैक मिलती है, फिर वह जाकर के सेंडर चला जाता है। इस प्रकार यह चक्र चलते ही रहता है जब तक कि संप्रेषण पूर्णतः न हो जाए। अब इसके बाद में हम संप्रेषण की रीतियाँ देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे संप्रेषण की रीतियाँ मतलब मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, यहाँ पे संप्रेषण की रीतियाँ 4 प्रकार से बताई गई है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए आपका रीडिंग, मतलब यहाँ पे अगर ये शिक्षक हो गया, बोलना मतलब अगर अध्यापक बोलता है तो छात्र उसको क्या करता है, ध्यान से सुनता है, और जब छात्र यहाँ पे बोलता है तो अध्यापक उसको यहाँ पे ध्यान से सुनता है। इस प्रकार शिक्षक का बोलना तो छात्र का सुनना, और छात्र का बोलना तो अध्यापक को सुनना। तो शिक्षक किसको लेकर के बोलता है, एक विषय वस्तु को लेकर के। आप देखिए कक्षा में एक विषय वस्तु सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए, सब्जेक्ट मैटर बेस पे यह सब्जेक्ट मैटर बेस पे छात्र तक क्या आते हैं, छात्र उसको सुनता है, फिर सुनने के बाद में वह उसका प्रत्युत्तर देता है या कुछ बोलना चाहता है, तो अभी एक सहायक सामग्री की बेस पे होना चाहिए, और यहाँ उस प्रकार शिक्षक उसको ग्रहण करता है। तो इस प्रकार ये इसकी मोड्स 4 प्रकार से होती है, शिक्षक, पाठ्यवस्तु, छात्र और सहायक सामग्री। शिक्षक को विषय वस्तु की जरूरत होती है और शिक्षक को सहायक सामग्री की भी जरूरत होती है। उसी प्रकार छात्र को विषय वस्तु चाहिए और छात्र को सहायक सामग्री चाहिए। तो इस प्रकार ये चारों प्रोसेस के माध्यम से संप्रेषण की रीतियाँ कंप्लीट होती है और अच्छा प्रभावशाली संप्रेषण सिद्ध होता है। फिर मोड्स ऑफ डिफरेंट कम्युनिकेशन यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए आपको कम्युनिटीज दिया हुआ है, कंपैरिजन दिया हुआ है, कम्युनिकेशन दिया हुआ है, कल्चर दिया हुआ है। फिर आपका देखिए यहाँ पे भी वही सेम दिया है, रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, फिर आपका रीडिंग एंड राइटिंग दिया हुआ है, इंटरपर्सनल और यहाँ पे इंटरप्रेटिव और यहाँ पे प्रेजेंटेशनल। तो इस प्रकार एक कम्युनिकेशन का ये डिफरेंस मोड भी यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। इसके बाद हम आते हैं संप्रेषण की प्रकृति एवं विशेषताएं। संप्रेषण की प्रकृति एवं विशेषता में हम देखेंगे सबसे पहले विचारों के आदान प्रदान की प्रक्रिया। विचारों के आदान प्रदान की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ इंटरचेंज ऑफ थॉट। तो इसका मतलब यहाँ पे है कि संप्रेषण प्रमुख रूप से विचारों, यहाँ पे आप विचारों, भावों, तथ्यों तथा विषय सामग्री के आदान प्रदान की प्रक्रिया से संबंधित है। मतलब कि कक्षा में विचार भी हो सकता है, भाव भी हो सकता है, शिक्षक का भाव, तथ्य भी हो सकता है, इत्यादि हो सकते हैं। तो इस प्रकार ये इसकी एक प्रमुख विशेषता है, इसकी बिना हो नहीं सकता संप्रेषण। पारस्परिक संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया, एक कक्षा में संप्रेषण की प्रमुख विशेषता है पारस्परिक संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ म्यूचुअल रिलेशनशिप। अर्थात संप्रेषण पारस्परिक संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया है। इसके अंतर्गत संदेश प्रेषक एवं संदेश प्राप्तकर्ता दोनों के मध्य संबंध स्थापित होता है, जिससे वे एक दूसरे के विचारों को समझ पाते हैं। अगला विशेषता है द्विपक्षीय प्रक्रिया, टू वे प्रोसेस। संप्रेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सिंगल प्रक्रिया हो नहीं सकता। यहाँ पे टू वे प्रोसेस होता है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे चित्र दिखाया जा रहा है, यहाँ पे टू वे प्रोसेस है, एक बोलने वाला तो दूसरा सुनने वाला। अगर बोलने वाला अपनी बात या अभिव्यक्ति रख रहा है तो वह उसको ध्यान से सुनेगा और उसी की भाषा में फिर वह उसको जवाब देगा। इस प्रकार संप्रेषण टू वे प्रोसेस है। कम्युनिकेशन इज ए टू वे प्रोसेस। इसके बाद में उद्देश्य युक्त प्रक्रिया। उद्देश्य युक्त प्रक्रिया का मतलब यहाँ पे यह है कि प्रत्येक संप्रेषण किसी एक उद्देश्य पर आधारित होती है। मतलब कोई भी संप्रेषण हो वह उद्देश्य युक्त ही प्रक्रिया होता है, उद्देश्यहीन संप्रेषण प्रक्रिया हो ही नहीं सकती। तो इस प्रकार कोई भी संप्रेषण एक उद्देश्य के आधार पर होता है। अगर मैं किसी स्टूडेंट के साथ बात करूं तो मेरा एक उद्देश्य होगा बात करने का, बिना उद्देश्य के मैं बात ही नहीं कर सकता। तो इस प्रकार वह स्टूडेंट मेरी उद्देश्य को अच्छे से सुनेगा और मुझे उसका प्रत्युत्तर देगा। इस प्रकार इसकी अगली विशेषता है प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष संपर्क, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष संपर्क का मतलब क्या है कि यहाँ पे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष संपर्क में मतलब कि जैसे कक्षा में की बात का हम करते हैं तो टीचर और स्टूडेंट के बीच में प्रत्यक्ष संपर्क होता है और अप्रत्यक्ष संपर्क भी हो सकता है। जैसे अप्रत्यक्ष संपर्क के अंतर्गत जैसे डाक, पत्र, पत्रिकाओं एवं SMS द्वारा किया जाने वाला संप्रेषण अप्रत्यक्ष संप्रेषण होता है। प्रत्यक्ष संप्रेषण में तो कक्षा उदाहरण दे दिए हैं, ठीक है। उसी प्रकार प्रत्यक्ष संप्रेषण में आपका टेलीफोन के द्वारा भी अगर बात होती है तो वो भी एक प्रत्यक्ष संप्रेषण के अंतर्गत आएगा, क्योंकि टेलीफोन में हम डायरेक्ट उससे बातें कर रहे हैं। संप्रेषण सूचना प्रदान करना मात्र नहीं है। यहाँ पे देखिए अगला इसकी विशेषता है संप्रेषण सूचना प्रदान करना मात्र नहीं है बोल रहा है,
अर्थात ओनली इंफॉर्मेशन इज नॉट कम्युनिकेशन। संप्रेषण सूचना प्रदान करना मात्र ही नहीं है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि संप्रेषण के विभिन्न रूप हो सकते हैं। अर्थात संप्रेषण सिर्फ सूचना प्रदान करना मात्र ही नहीं है, संप्रेषण और भी बहुत कुछ सिखाती है। जैसे संप्रेषण केवल सूचनाएं नहीं होती है, बल्कि सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। मात्र सूचना प्रदान करना संप्रेषण नहीं होता है। संप्रेषण में सूचना प्राप्तकर्ता सूचनाओं के प्रति प्रतिक्रिया करता है, अर्थात जो सूचना देने वाला है वह जो सूचना प्राप्त करता है उसके प्रति वह प्रतिक्रिया भी करता है, सिर्फ सूचना प्राप्त करना ही नहीं होता। इसका मतलब ये बताया गया है। अगला है संप्रेषण विभिन्न रूपों में संभव है, पॉसिबल इन कम्युनिकेशन वेरियस फॉर्म। संप्रेषण के विभिन्न रूप होते हैं, अर्थात संप्रेषण मौखिक, अमौखिक, पत्र पत्रिकाओं, टेलीफोन, मोबाइल, इंटरनेट इत्यादि के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा यह व्यक्तिगत एवं सामूहिक दोनों ही हो सकता है। तो इस प्रकार संप्रेषण के विभिन्न रूप हो सकते हैं। कक्षा कक्ष हो सकता है, मार्केटिंग संप्रेषण हो सकता है, व्यापार संप्रेषण हो सकता है, जैसे टेलीफोन हो सकता है, मोबाइल, इंटरनेट इत्यादि। एक गतिशील प्रक्रिया, डायनेमिक प्रोसेस। संप्रेषण एक गतिशील प्रक्रिया है। संप्रेषण की प्रक्रिया एक गतिशील प्रक्रिया है। संप्रेषण की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। व्यक्ति को लगातार संप्रेषण करते रहना आवश्यक होता है। संप्रेषण मानव जीवन का अभिन्न अंग है। संप्रेषण के बिना मानव जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। हम आपस में लगातार संप्रेषण करते रहते हैं, इसलिए संप्रेषण एक गतिशील प्रक्रिया है, अर्थात कम्युनिकेशन इज ए डायनेमिक प्रोसेस। अंतःक्रिया एवं पृष्ठपोषण, फीडबैक एंड इंटरेक्शन। संप्रेषण की प्रकृति की विशेषताओं में लास्ट पॉइंट है अंतःक्रिया एवं पृष्ठपोषण। अर्थात संप्रेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कक्षा कक्ष की बात करते हैं तो छात्र और स्टूडेंट के बीच में अंतःक्रियाएं होती है, आपस में वो मौखिक अंतःक्रिया भी हो सकती है और सहायक शिक्षण सामग्री के द्वारा भी अंतःक्रिया होती है। कई प्रकार से अंतःक्रिया होती है, आप सब देखे होंगे। अगर एक टीचर किसी स्टूडेंट को ब्लैक बोर्ड में लिखने के लिए बोलता है तो वह सैमपट अंतःक्रिया कहलाएगी। अगर टीचर किसी स्टूडेंट को क्वेश्चन पूछता है और उसका छात्र उत्तर देता है तो यह कक्षा कक्ष में वर्बल अंतःक्रिया के अंतर्गत आएगी। इस प्रकार कई प्रकार की अंतःक्रिया होती है और उन अंतःक्रियाओं के बीच में पृष्ठपोषण का होना बहुत आवश्यक होता है। शिक्षक के द्वारा भी पृष्ठपोषण दिया जाता है और छात्रों के द्वारा भी पृष्ठपोषण दिया जाता है। इस प्रकार दोनों का होना अनिवार्य होता है। इसके बाद में हम देखते हैं संप्रेषण के प्रकार। संप्रेषण के प्रकार में हम देखेंगे दो प्रकार का होता है संप्रेषण, शाब्दिक संप्रेषण और अशाब्दिक संप्रेषण। शाब्दिक संप्रेषण में हम देखेंगे शाब्दिक संप्रेषण क्या संप्रेषण है। शाब्दिक संप्रेषण में सदैव भाषा का प्रयोग किया जाता है। यह संप्रेषण मौखिक ओरल रूप में वाणी द्वारा तथा लिखित रूप में शब्दों अथवा संकेतों के द्वारा विचार अथवा भावनाओं को दूसरों के समझ प्रस्तुत करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत हम देखेंगे मौखिक संप्रेषण है। ये देखिए ओरल कम्युनिकेशन। मौखिक संप्रेषण में मौखिक रूप में वाणी द्वारा तथ्यों एवं सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है। इस विधि में संदेश देने वाले एवं संदेश ग्रहण करने वाला दोनों ही परस्पर आमने सामने होते हैं। मौखिक संप्रेषण में जनरली एक कक्षा में शिक्षक वार्ता के माध्यम से, व्याख्या के माध्यम से, परिशिष्टा के माध्यम से अपना कम्युनिकेशन जारी करता है इत्यादि इसके उदाहरण हो सकते हैं। उसी प्रकार लिखित संप्रेषण, रिटर्न कम्युनिकेशन। लिखित संप्रेषण वह संप्रेषण होता है जिसमें संदेश देने वाले तथा संदेश पाने वाले व्यक्तियों का आमने सामने होना आवश्यक नहीं है। इसमें संदेश देने वाला लिखित रूप में शब्दों या संकेतों के द्वारा सूचनाओं का आदान प्रदान करता है, वह लिखित संप्रेषण कहलाता है। लिखित संप्रेषण में सूचना देने वाला का भाषा सरल होना चाहिए, भाषा स्पष्ट होना चाहिए, भाषा सुगम होनी चाहिए, भाषा बोधगम्य होना चाहिए, तभी जाकर के वह संप्रेषण ग्रहण करने वाला उसको आसानी से समझ सकता है। उसी प्रकार अशाब्दिक संप्रेषण। अशाब्दिक संप्रेषण में भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसमें वाणी संकेत, चक्षु संपर्क तथा मुख मुद्राओं के प्रयोग एवं स्पर्श संपर्क आदि प्रमुख प्रकार के संप्रेषण होते हैं। तो आप देखेंगे अशाब्दिक संप्रेषण वह संप्रेषण है जिसमें भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है। इन तीनों प्रकार का उपयोग किया जाता है। अब देखते हैं हम वाणी संप्रेषण। वाणी संप्रेषण या ध्वनि संकेत क्या है, स्पीच सिंबल और साउंड सिग्नल। वाणी संप्रेषण में विचारों तथा भावनाओं की अभिव्यक्ति व्यक्तिगत रूप में अथवा छोटे छोटे समूहों में आमने सामने रहकर वाणी द्वारा की जाती है। जैसे कक्षा में एक शिक्षक जब कोई कविता पाठ पढ़ाता है तो छात्र उसको
हाँ, हूँ, हुई इत्यादि शब्दों में उसका मतलब उसका साथ देते रहते हैं, यह वाणी संप्रेषण कहलाएगा। उसी प्रकार चक्षु संपर्क एवं मुख मुद्राएं, आंखों की भाषा में मुख मुद्राएं, आई लैंग्वेज या फेस गेस्चर्स। व्यक्तिगत संप्रेषण में चक्षु संपर्क तथा मुख मुद्राओं का प्रदर्शन अत्यंत प्रभावशाली माना जाता है। कक्षा में चक्षु संपर्क के द्वारा शिक्षक अपने छात्रों की मन स्थिति का सही अंदाजा लगाने में सफल होते हैं। आप सब देखेंगे कि शिक्षक किस छात्र का किस ओर ध्यान है, किस छात्र का उस विषय वस्तु में मन लग रहा है या नहीं, वह शिक्षक मुख मुद्राओं के माध्यम से ही जान जाता है। मुख मुद्राओं के माध्यम से प्रसन्नता, शिक्षक कक्षा में प्रसन्नता, भय, क्रोध, शोक तथा आश्चर्य आदि का संप्रेषण सरलता से किया जाता है। शिक्षक इसके माध्यम से छात्र, कौन सा छात्र दुखी है, कौन सा छात्र प्रसन्न है, किस छात्र को कितनी विषय वस्तु समझ में आ रही है इत्यादि वह जान जाता है इसके माध्यम से। इसका प्रमुख उदाहरण है बधिर एवं गूंगे व्यक्तियों के लिए, तो यह एक संप्रेषण अत्यंत उपयोगी है। इसका प्रमुख उदाहरण है बधिरों एवं गूंगे व्यक्तियों के लिए यह बहुत ही लाभ सिद्ध हुआ है या उपयोगी हुआ है। इसके बाद में देखते हैं स्पर्श एवं शारीरिक भाषा। स्पर्श संपर्क एवं शारीरिक भाषा, टच, कॉन्टैक्ट एंड बॉडी लैंग्वेज। स्पर्श संपर्क में स्पर्श को ही संप्रेषण का प्रमुख माध्यम बनाया जाता है या माना गया है। स्पर्श के माध्यम से व्यक्ति अपनी भावनाओं एवं विचारों की अभिव्यक्ति करने में समर्थ होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हाथ मिलाते ही पता चल जाता है कि यह दोस्ती का हाथ है या दुश्मनी का। इसका सर्वोत्तम उदाहरण है माँ के हाथ का एक स्पर्श मात्र उसके शिशु को बहुत कुछ कहा जाता है। जैसी माँ का हाथ शिशु पे अगर टच होता है तो शिशु बहुत कुछ जान जाता है, वह जान जाता है कि यह मेरी माँ का हाथ है, अर्थात वह खुश हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए इसका सबसे बड़ा उदाहरण होगा दृष्टिहीन छात्रों के लिए, तो स्पर्श के बहुत बड़ा वरदान सिद्ध हुआ है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है दृष्टिहीन छात्रों के लिए स्पर्श। दृष्टिहीन छात्र स्पर्श के माध्यम से अपनी पूरी जीविका चलाते हैं। इसके बाद में परिस्थितियों की दृष्टि से संप्रेषण। अब संप्रेषण के और भी प्रकार बताए गए हैं, जिसमें मैं और भी इसमें बता दे रहा हूँ। बेसिस ऑन सिचुएशन कम्युनिकेशन, इसमें द्विव्यक्तिक संप्रेषण आ गया। द्विव्यक्तिक मतलब टू पर्सन कम्युनिकेशन। ये आप जानते हैं कि दो व्यक्तियों के बीच में जो संप्रेषण होता है उसको हम द्विव्यक्तिक संप्रेषण कहते हैं। लघु समूह संप्रेषण, स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन। स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन में एक छोटे समूह के बीच में आपस में संप्रेषण होती है, वो स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन के अंतर्गत आ जाएगा। इसका फॉर एग्जांपल सेमिनार हो सकता है, परिचर्चा हो सकती है, एक कक्षा भी हो सकता है इत्यादि। विशाल समूह संप्रेषण, विशाल समूह संप्रेषण वो होता है जिसमें बहुत ज़्यादा संख्या में होती है। जैसे एक सेंडर एक भाषण देने वाला तो अनेक श्रोता सुनने वाले। जैसे इसके उदाहरण आपको राजनेताओं के द्वारा दिया गया विशाल समूह संप्रेषण कहलाएगा। राजनेताओं के द्वारा दिया गया प्रचार समूह विशाल समूह संप्रेषण के अंतर्गत आ जाएंगे। या फिर हमारी शिक्षा की दृष्टि से बड़े बड़े जो सेमिनार होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार, इंटरनेशनल सेमिनार्स, नेशनल सेमिनार्स, इसके उदाहरण आ जाएंगे। संबंध की दृष्टि से संप्रेषण, संबंध की दृष्टि से संप्रेषण को भी इसमें आपका दो प्रकार से बांटा गया है, औपचारिक संप्रेषण और अनौपचारिक संप्रेषण। फॉर्मल कम्युनिकेशन, औपचारिक संप्रेषण आप सभी जानते हैं। इसका सबसे बेस्ट उदाहरण है कक्षा कक्ष प्रक्रिया। एक शिक्षक और छात्रों के बीच में जो भी आमने सामने जो बातें होती है उसको हम औपचारिक संप्रेषण बोलते हैं। उसी प्रकार अनौपचारिक संप्रेषण, अनौपचारिक संप्रेषण भी शिक्षक और छात्रों के बीच में होता है, लेकिन यहाँ पे अनौपचारिक संप्रेषण में शिक्षक और छात्र आपस में आमने सामने न होकर के डिस्टेंस में रहते हैं। जैसे टेलीफोन के द्वारा किया गया संप्रेषण अनौपचारिक संप्रेषण कहलाएगा। मास मीडिया के द्वारा किया गया संप्रेषण अनौपचारिक संप्रेषण कहलाएगा। उसके बाद में हम देखेंगे संपर्क की दृष्टि से संप्रेषण, बेसिस ऑन कॉन्टेंट कम्युनिकेशन। इसमें प्रत्यक्ष संप्रेषण और आपका अप्रत्यक्ष संप्रेषण। प्रत्यक्ष संप्रेषण मतलब वही कक्षा कक्षा वाला आ गया जिसमें डायरेक्ट कांटेक्ट होता है। जैसे मैं किसी व्यक्ति से बात करूं आमने सामने, फेस टू फेस बात करूं तो वो प्रत्यक्ष संप्रेषण कहलाएगा। और अप्रत्यक्ष संप्रेषण मतलब इनडायरेक्ट रूप से, वह इनडायरेक्ट रूप से चाहे मैं पत्र व्यवहार के माध्यम से करूं या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा करूं, यह सब आपके अप्रत्यक्ष संप्रेषण में कहलाएगा, जिसमें सूचना देने वाले और सूचना लेने वाला, ग्रहण करने वाला दोनों को आमने सामने होना अनिवार्य नहीं होता है। संप्रेषण के सिद्धांत, इसके बाद में हम संप्रेषण के सिद्धांत की बात करते हैं।
संप्रेषण के सिद्धांत में हम सबसे पहले देखते हैं संदेश की स्पष्टता। संप्रेषण का सिद्धांत वही कहलाता है, अर्थात सिद्धांत का मतलब यही होता है कि जो संप्रेषण हम कर रहे हैं वह सार्थक सिद्ध होना चाहिए। इसमें पहला है आपका संदेश की स्पष्टता, क्लैरिटी ऑफ मैसेज, अर्थात संप्रेषण प्रक्रिया में जब संदेश का प्रेषण किया जाता है तो प्रेषक को संदेश की स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया जाना चाहिए, अर्थात संदेश भेजने वाले के द्वारा जो संदेश दिया जाता है वह स्पष्ट होना चाहिए। अगर स्पष्ट संदेश नहीं रहेगा तो ग्रहण करने वाला उसे आसानी से नहीं पढ़ पाएगा और यहाँ पे संदेश संप्रेषण में बाधाएं उत्पन्न हो जाएगी। दूसरा है संदेश की पर्याप्तता। संदेश की पर्याप्तता का मतलब ये बताया गया कि संप्रेषण करते समय कभी भी आधे अधूरे संदेश प्रदान नहीं करना चाहिए। आधे अधूरे संदेश में संदेश से भ्रम की स्थिति निर्मित हो जाती है। संदेश पूर्ण होना चाहिए, संदेश आवश्यकता से अधिक यो बड़ा नहीं होना चाहिए और संदेश आवश्यकता से बहुत छोटा भी नहीं होना चाहिए। मतलब संदेश की पर्याप्तता होनी चाहिए, तभी जाकर संप्रेषण सार्थक होगा। संदेश की अवरोधकता की समाप्ति, एंड ऑफ बैरियर ऑफ मैसेज। संदेश की अवरोधकता की समाप्ति का मतलब ये बताया गया है कि यदि संदेश के प्रेषण में कोई बाधा हो तो उन बाधाओं को पहले दूर कर लिया जाना चाहिए। ये बाधाएं अनेक प्रकार की हो सकती हैं, जैसे शोर, भाषा संबंधी, भाषा मनोवैज्ञानिक मतलब शोर, भाषा संबंधी, मनोवैज्ञानिक, विषय का अपूर्ण ज्ञान इत्यादि हो सकते हैं। इसके बाद में हम देखेंगे संदेश की एकरूपता, यूनिफॉर्मिटी ऑफ मैसेज। संदेश की एकरूपता का मतलब क्या बताया गया है? संदेश की एकरूपता से तात्पर्य संदेश जहां से प्रारंभ होता है वहां से अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने पर भी संदेश के स्वरूप में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ये संदेश की एकरूपता है। अर्थात अगर हम बीच में कोई परिवर्तन कर देते हैं तो संदेश पूरी तरह से सफल नहीं होगा। संदेश का प्रसारण, ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज। संदेश का प्रसारण का मतलब क्या है? संदेश का प्रसारण उचित विधि के द्वारा किया जाना चाहिए। सामान्य संदेश को प्रसारित करते समय ध्यान में रखना चाहिए कि किस प्रकार संदेश सभी लोगों तक आसानी से पहुंच सकेगा। जैसे कोई संदेश केवल सूचना फलक पर लगाकर अथवा मौखिक रूप से बोलकर या लिखित रूप में प्रत्येक व्यक्ति को देखकर प्रसारित किया जाता है। इसमें व्यक्तिगत सूचना अधिक उपयुक्त होता है। इसके अलावा दैनिक समाचार पत्र, रेडियो एवं दूरदर्शन इत्यादि के द्वारा भी संदेश का प्रसारण किया जाता है। तो इस प्रकार संदेश का प्रसारण विभिन्न माध्यमों से किया जाता है। जैसे आप लोग देखेंगे शैक्षिक प्रक्रिया में आकाशवाणी द्वारा शैक्षिक प्रसारण किया जाता है, यह इसका एक प्रमुख उदाहरण है। संदेश की समयानुकूलता, टाइमली ऑफ मैसेज। संदेश की समयानुकूलता मतलब ये बताया गया है कि यहाँ पे कि संदेश भेजने वाला और संदेश ग्रहण करने वाला इसके बीच की बात कही गई है। अर्थात संदेश बहुत ज़्यादा लंबा भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए, ये इसमें बताया गया है। अर्थात संदेश प्रेषण के पश्चात संदेश की स्वीकृति एवं अभिरुचि का भी पता वक्ता के द्वारा लगाया जाना चाहिए, ये इसमें बताया गया है। अगला है संदेश की स्वीकृति, एक्सेप्टेंस ऑफ मैसेज। यदि संदेश के प्रति अधीनस्थों में अभिरुचि नहीं होती है तो वे इसका समुचित प्रत्युत्तर नहीं देंगे, जो कि संप्रेषण के बाधक होते हैं। संदेश की स्वीकृति का मतलब ये बताया गया है कि संदेश भेजने वाला अगर संदेश भेजा है तो संदेश ग्रहण करने वाला उसको ग्रहण करना चाहिए और ग्रहण करके उसका डिकोड करना चाहिए। अगर उन्होंने इनकोड किया तो इसको डिकोड करना चाहिए, ये संदेश की स्वीकृति कहलाती है। अदरवाइज संदेश सफल नहीं हो पाएगा, अर्थात उसमें बाधा उत्पन्न हो जाएगी जो संप्रेषण सिद्धांत को भ्रामक ला सकता है। इसके पश्चात है संदेश की निरंतरता। संदेश की निरंतरता का मतलब संप्रेषण एक गतिशील प्रक्रिया है और निरंतर संप्रेषण की प्रक्रिया चलती रहनी चाहिए। संदेश की निरंतरता का मतलब यहाँ पे हम ये भी बोल सकते हैं कि कम्युनिकेशन इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, अर्थात संदेश हमेशा निरंतर चलती रहती है। संदेश की सततता एवं निरंतरता से भ्रम एवं अनिश्चितता की समाप्ति होती है, इसलिए संदेशों में निरंतरता होनी चाहिए। संदेश हमेशा निरंतर रहनी चाहिए, ये सिद्धांत कहती है। संप्रेषण का सिद्धांत अगला है प्रेषक का श्रोता होना, सेंडर शुड बी ए ऑडियंस। सबसे बड़ी मेन है यहाँ पे कि प्रेषक को अच्छा श्रोता भी होना चाहिए, क्योंकि श्रोता बनकर वक्ता संदेश की प्रतिक्रिया को सुन सकता है, जिससे आगे के संदेश में सहायता प्राप्त होती है। कहा जाता है बोलना कम और सुनना अधिक चाहिए। अधिकांश लोग कहते हैं कि बोलना कम और सुनना जाना चाहिए, मतलब प्रेषक का श्रोता होना।
मेन चीज़ है कि संदेश देने वाला तो संदेश दे दिया, लेकिन संदेश देने वाला ज़्यादा सुनने वाला भी होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एक कक्षा में शिक्षक कंटिन्यू व्याख्यान तो देता है, छात्र उसको बहुत ध्यानपूर्वक सुनते हैं, लेकिन जब छात्र शिक्षक के प्रश्नों का उत्तर देता है तो शिक्षक को भी बहुत ध्यान से उसकी प्रश्नों के उत्तर सुनना चाहिए। ये सिद्धांत कहती है संप्रेषण का सिद्धांत। प्रतिपुष्टि का सिद्धांत, लास्ट में आपका प्रिंसिपल ऑफ फीडबैक। संप्रेषण के सिद्धांत में लास्ट पॉइंट है प्रतिपुष्टि का सिद्धांत। अर्थात प्रतिपुष्टि का सिद्धांत का मतलब ये बताया गया है कि शिक्षक और छात्र के बीच में जो कक्षा में जो भी संप्रेषण हुआ है, मौखिक हो या लिखित के माध्यम से हो, तो उसका प्रतिपुष्टि भी लिया जाना चाहिए। शिक्षक जब अपनी विषय वस्तु को पढ़ाता है तो लास्ट में छात्रों के द्वारा क्वेश्चन के माध्यम से फीडबैक लिया जाता है, या उनको गृह कार्य करने के माध्यम से फीडबैक लिया जाता है, कक्षा कार्य दे करके भी फीडबैक लिया जाता है। तो इस प्रकार फीडबैक के सिद्धांत यह कहता है कि शिक्षक ने उस विषय वस्तु को कितना पढ़ाया और छात्र उस विषय वस्तु को कितना समझ पाए या नहीं समझ पाए, इसके लिए शिक्षक छात्रों से फीडबैक लेता है। और फीडबैक जब छात्र शिक्षक को मिलती है तो उससे वह समझ जाता है कि मेरा आज का पढ़ाया हुआ विषय वस्तु कितना सार्थक हुआ है या नहीं। ये संप्रेषण के सिद्धांत में प्रतिपुष्टि का सिद्धांत हमको बताती है। तो इस प्रकार शिक्षक छात्रों से फीडबैक लेता है और छात्र भी शिक्षक से फीडबैक लेते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कक्षा संप्रेषण को प्रभावित करने वाले कारक। छात्रों, कक्षा संप्रेषण को प्रभावित करने वाले कारक को मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, दूसरे अध्याय में बताऊंगा। तो आज का मेरा वीडियो कैसा लगा, इसके लिए आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों को भी इसे शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।